हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण का द्वितीय चरण यानी कि मोहम्मद गोरी के बारे में। वही मोहम्मद गोरी जो पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी और वहाँ से दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है। वही मोहम्मद गोरी जिनके पुत्र नहीं होने के कारण से किसी गुलाम को अपनी राजगद्दी देकर पुनः वापस गजनी लौट गई थी और वहीं से गुलाम वंश का स्थापना होता है। उसी मोहम्मद गोरी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अगर न्यू कंटेंट बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भारत पे जो है तुर्की आक्रमण का द्वितीय चरण जानने से पहले कुछ भारत पर तुर्की आक्रमण का प्रथम चरण के बारे में जानते हैं। प्रथम चरण में जो था तुर्की के आक्रमण का जो नेतृत्व कर रहा था वे मोहम्मद गजनवी कर रहा था, जो कि तुर्की वाले एक बर्बर जाति यानी बर्बर जाति से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में इस्लाम धर्म को अपना लिया और भारत में उसका मेन उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म की प्रसार करना एवं इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना। और वही उसी जनजाति का लोग जो एक आदिवासी के रूप में अपना अफगानिस्तान में जीवन यापन करता है और इसी जाति का लोग अफगानिस्तान में निवास करता था, लेकिन मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में आके भारत पे फिर से आक्रमण करता है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। तुर्की एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। अब इसके द्वितीय चरण का नेतृत्व जो है, अब तुर्की के आक्रमण का द्वितीय चरण का नेतृत्व जो है मोहम्मद गोरी कर रहा है। इसका पूरा नाम यानी मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम है मुआजिन मोहम्मद बिन शाम यानी शिहाबुद्दीन था। अब यानी मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम है मुआजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम शिहाबुद्दीन था। इसे जो है मोहम्मद गोरी को गोर वंश का जो है मोहम्मद भी कहा जाता है। अब 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गोरे वंश का शासक बना और 1175 ईस्वी में इन्होंने सुल्तान एवं सिंध पर आक्रमण किया। वही सुल्तान जहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहली बार आक्रमण किया था तो इतनी भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई थी जिससे इतिहास में हम लोग स्वर्ण नगरी कहने लगे। उसी सुल्तान पे पुनः मोहम्मद गोरी आक्रमण किया और फिर सिंधु पर भी किया और वहां से धन दौलत लूट के फिर से गजनी लेकर गए। अब 1178 ईस्वी में इसने पाटल गुजरात पर आक्रमण किया। अब 1178 ईस्वी में पाटल गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक भीम द्वितीय ने अब वहां का जो यानी पाटक का जो शासक था वह भीम द्वितीय ने था और माउंट आबू पर इसे बुरी तरह से पराजित किया। किसको? तो मोहम्मद गोरी को। कौन किया? तो भीम द्वितीय ने कहाँ पर किया था? तो माउंट आबू पे बुरी तरह से पराजित किया और ये पहले शासक था जिन्होंने तुर्की आक्रमण की पहली पराजय हुई थी और मोहम्मद गोरी पहले शासक बना जिन्होंने तुर्की आक्रमण करने पर पहली बार पराजित हुए थे। अब मोहम्मद गोरी 1169 यानी 79 ईस्वी में पेशवार और 1181 ईस्वी में लाहौर तथा 1185 ईस्वी में सिराकोट को जीत लिया। अब आप लोग सोचिएगा जो लाहौर को कैसे जीत लिया? लाहौर तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोस्त हम लोग बात कर रहे हैं 1181 ईस्वी में लाहौर को जीता था, यानी उस समय भारत का ही हिस्सा था लाहौर, जो कि 1947 ईस्वी में विभाजन के समय अलग हो गया और वे पाकिस्तान में चले गए हैं। अब मोहम्मद गोरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को जीतने लगा। अब मोहम्मद गोरी जो है लाहौर के आसपास के क्षेत्र को जीतने लगा और लाहौर को मुख्य केंद्र बनाया। किसको? तो लाहौर को मुख्य केंद्र बनाया और लाहौर से ही पूरे राज्य को यानी वहाँ से संभालता था। अब उसके बाद इन्होंने पंजाब के बांडिया पर जब अधिकार करने लगा ना तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। जब ये पंजाब आया और पंजाब के बांडिया पर जब ये अपना अधिकार जमाने लगा तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया और विवाद होने के कारण से 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध हुआ और तराई के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हारा। किसके हाथ से? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हाथ से बहुत बुरी तरह से हारा। फिर मोहम्मद गोरी इसका जो सेनापति था पृथ्वीराज चौहान तृतीय
तृतीय का जो सेनापति था जयचंद्र को प्रलोभन देता है, अगर तुम हमारे साथ दोगे तो हम तुम्हें इस राजगद्दी पर बैठा देंगे। और जयचंद्र, एक बात तो सुने ही होंगे, घर का बेदी लंका ढाहे, वही है। और जयचंद्र जो है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ छोड़ के मोहम्मद गोरी का साथ आ जाता है। और जयचंद्र को हर चीज़ पता था जो आखिर में कैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मारा जा सकता है। फिर 1192 ईस्वी में तराई का द्वितीय युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र के सहयोग से, अब जयचंद्र जो यानी जयचंद्र जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो सेनापति था उसके सहयोग से जो है पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी मोहम्मद गोरी। उसके बाद जो इतिहासकार B.A. सिमथ ने कहा है कि तराई का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिनसे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाली आक्रमण परिणाम मात्र था। अब तराई का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वे निर्णायक युद्ध माना जाता है, जो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना अब हो गई है। अब इनके जो बाद युद्ध होगा वे केवल जो होगा यानी परिणाम का युद्ध होगा, न कि अब इन पे कोई छेड़खानी नहीं होगी, बट कि भारत में जो है 1192 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अब तराई के युद्ध के बाद गोरी ने मेरठ और आलमगीरपुर पर अपना आक्रमण किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। और 1194 ईस्वी में तंजवार के युद्ध में जो है फिरोजाबाद उसने गढ़वाले शासक चंद्र यानी जयचंद्र को पराजित कर दिया। अब वे जयचंद्र नहीं है जो पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का जो है सेनापति हुआ करता था, वे यहाँ पर जयचंद्र नहीं है, ये गढ़वाला का जयचंद्र राजा है और उसको पराजित कर दिया। अब मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसका सेनापति जो था बख्तियार खिलजी था। उन्होंने 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया तथा बिहार को शरीफ नामक शहर बनाया। अब जो है मोहम्मद गोरी का जो यानी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था यानी बख्तियार खिलजी। और 1198 ईस्वी में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया जहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हजारों की संख्या में विश्व के हर एक कोण से विद्यार्थी आके यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें 108 प्रकार से भी अधिक विषयों पढ़ाए जाते थे। उन बौद्ध धर्म को यानी उस नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया और बिहार शरीफ नामक शहर बनवाया था वहाँ पे। 1125 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के यानी खगोल जातियों के विरुद्ध किया। अब 1205 ईस्वी में जो है गोरी ने अपना अंतिम अभियान किया था पंजाब के खगोल जाति के विरुद्ध, जो आखिर में खगोल जाति इनका विरोध कर रहा था, तो उनके विरोध इन्होंने भी एक अभियान चलाया था। मोहम्मद गोरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार विजय 1203 ईस्वी में किसको, तो बिहार विजय को जीता और 1204 और 1205 ईस्वी में बंगाल विजय को जीता तथा 1206 ईस्वी में असम पर आक्रमण कर दिया। कौन, तो मोहम्मद गोरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अब गोरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकलन मिलता है। अब यानी जिस समय में गोरी था तो उस समय में भारत में सिक्का चल रहा था जहाँ पर सिक्कों पर हिंदू देवी की लक्ष्मी का अंकलन मिलता है यानी मूर्ति देखने को मिलता है। मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध चेस्नी संत मुआइदीन चेस्नी भारत आए थे और गोरी के भारत में यानी मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध चेस्नी संत मुआइदीन चेस्नी भारत आए थे जिन्होंने भारत में चेस्नी संप्रदाय की स्थापना की। अब मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद्र को पराजित करने के बाद अब देखिए घर की भेदी लंका ढाए, वे तो लंका उजाड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो है राजगद्दी से हटाकर मरवा दिया और उसे युद्ध में पराजित करवा दिया। लेकिन ये भी कहाँ बचा,
ये भी जयचंद्र यानी जयचंद्र को जो राजगद्दी दिया था तत्कालिक के लिए, जो कि कहाँ का था, तो पंजाब के यानी भेंटिका का था। वे राजगद्दी दी थी जयचंद्र को जो तुर संभालो, लेकिन वे भी कहाँ यानी कहाँ छोड़ा उनको भी। जाते जाते मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने जयचंद्र को पराजित कर दिया और जयचंद्र को मार दिया। और गोरी यानी जो है जयचंद्र को जैसे ही मारा, तो उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप, यानी गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको राजगद्दी सौंप दिया और बोला जो आज के बाद यहाँ पर तुम शासन करो। किसने कहा? तो मोहम्मद गोरी ने। किसका अंत करके? तो यानी जयचंद्र को पराजित करके। अगर वही जयचंद्र अगर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अगर नहीं मरवाता, तो शायद आज जो ये दिल्ली सल्तनत आया, उसके बाद इतना जो वंश आया, शायद ही ये नहीं होता। लेकिन क्या किया जाए। अब जो है मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, तथा जयचंद्र को पराजित करने के बाद गोरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रथम अख्यात प्रदान किया। और ये जो है मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार राजगद्दी यानी राज भेंट किया था। उससे पहले कभी किसी को भी राज्य भेंट नहीं किया था। अब 1206 में अब दयामक नामक स्थान पर रामलाल यानी खगोलन ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। अब जैसे ही इन्होंने 1205 ईस्वी में खगोल वंश के यानी पंजाब के खगोल वंश के विरुद्ध जो आक्रमण यानी अभियान चलाया था, उन अभियान से प्रेरित होके खगोल वंश वाले ने यानी अंदर अंदर अपनी गुस्सा को कंट्रोल करना सीखा। और एक दिन इसका गुस्सा इस प्रकार से उमड़ा यानी जो कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु का कारण बना। और 1206 में, जो कि 1205 में किया, और एक साल के बाद 1206 ईस्वी में दयामक नामक स्थान पर रामलाल खगोल ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। और मोहम्मद गोरी को गजनी में दफनाया गया। और मोहम्मद गोरी को जो है अभी भी गजनी में गजनी में जाके दफनाया गया। मरा था कहाँ पर? तो दयानाम नामक स्थान पे मरा था, लेकिन इनकी लाशें को ले जाके गजनी में दफनाया गया। अब मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको पूरी राजगद्दी दे दी, और एक था यादोल, और दूसरा था कुंबाज। अब कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक को जो राजगद्दी दिया, वही आगे चल के गुलाम वंश बनता है। अब दिल्ली सल्तनत में आएगा गुलाम वंश, और गुलाम वंश के बाद खिलजी, उसके बाद अनेक सारे वंश आते जाएगा। हम लोग पूरी इतिहास को समझते जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।